देश की आज़ादी की अभी बहुत साल हम लोग बिता चुके हैं, लेकिन आज जाके सही मायने में अगर पेट्रियोटिक किसी को हम लोग कहना चाहें तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही अग्रणी भूमिका ली। और आज बहुत सालों बाद उनका एक बहुत बड़ा मूर्ति हम लोग सभी को पता है कि दिल्ली के इंडिया गेट में बैठ चुका है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और भी बहुत सारे पहलू हैं जो कि अभी तक सुलझा हुआ है, ये सभी जानते हैं, और ये कब तक अनसुलझा रहेगा हमको पता नहीं है। हमारे बीच में कई भाई हैं, दादा हैं, तो हम इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल आता है। पहले दादा से पूछना चाहेंगे। नेताजी के बारे में देखिए, हम लोग जो उनके बारे में कुछ बोल सकेंगे ये हमारे समर्थ नहीं है। इससे पहले याद कर रहा है और आगे जितने समय आएगा उनको प्रेरणा थी, और हमारे हर जो युवक आ रहे हैं उन लोगों के लिए हर प्रेरणादायक रहते हैं। और सुभाष चंद्र जी के बोस जी का आज जयंती पर आपने जो हम लोगों को यहाँ पर सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो शब्द कहे हैं वो नेताजी के लिए और बोलने के लिए किया है वो तो खुद अपने आप में एक हिंदुस्तानी है। धन्यवाद दादा। अभी हमारे कुछ भाई हैं, इनसे भी पूछेंगे, कोई बोलना चाहेगा। আজি নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ডাঙৰীয়াৰ জন্ম জয়ন্তী। আমি তেখেতৰ আমাৰ তেজপুৰস্থিত যি মূৰ্তি তাত আমি মাল্যাৰ্পণ কৰিলোঁ, ধূপ জ্বলালোঁ, তেখেতৰ সেৱা ল'লোঁ। তেখেতৰ আদৰ্শৰে আমাৰ যাতে নতুন চাম, তেখেতে যি আমাক বাট দেখুৱাই গ'ল সাহসৰ বাট, সেই পথে যাতে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ সেই আমি কামনা কৰিছোঁ। তেখেত আমি ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিলে বুলি ক'লেই আমি মহাত্মা গান্ধীৰ নামটোৱেই প্ৰায় সন্মুখত আহে। হয়, মহাত্মা গান্ধীক ভাৰতৰ স্বাধীন কৰোৱাত মহাত্মা গান্ধীৰ অৰিহণা আমি কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তাৰ লগতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ডাঙৰীয়াৰ যি নেতৃত্ব, যি সাহস, সেয়াও আমি ওলাই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে তেনে এজন বীৰ নেতাক আজি সেৱা কৰিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু সকলোকে তেখেতে যি আমাক বাট দেখাই থৈ গ'ল, সাহসৰ বাট, সৎ পথ, সেই পথত যাতে আমাৰ নতুন চাম আগবাঢ়ি যায় সেই আশা কৰিছোঁ। সকলোকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ডাঙৰীয়াৰ জন্ম জয়ন্তী হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। थैंक यू। और कोई बोलना चाहेगा अपन लोग? थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू। जैसे हर जगह में नेताजी की आज जन्म जयंती पालन किया जा रहा है, तो अभी ये हमारे शहर में बंगाली थिएटर हॉल में भी अब बड़े धूमधाम से दिन में भी मनाया गया, और शाम को भी इनका बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो हमारे साथ एक दादा उपस्थित है, विश्वजीत बोस। दादा कुछ कहना चाहेंगे नेताजी के विषय में? নেতাজীৰ বিষয়ত ক'ব গ'লে আজি আমি তেজপুৰ বাঙালী অবৈতনিক নাট্য সমাজৰ পক্ষৰ পৰা আমি 126তম নেতাজী সুভাষ জয়ন্তী পালন কৰি আছোঁ। বহুতৰ মতে নেতাজী সুভাষ বসু এটা ফ্ৰেমত আবদ্ধ, কিন্তু নহয়। নেতাজী হৈছে আমাৰ আদৰ্শ, নেতাজী আমার শক্তি। আমরা নেতাজিকে নিয়ে বেঁচে আছি, নেতাজিকে নিয়ে বেঁচে থাকব। সারা ভারতবর্ষ, সারা आसाम, सारा उत्तर पूर्वांचल, हम जो हैं यहाँ पे नेताजी का आदर्श लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और इन फ्यूचर हम जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, नेताजी का आदर्श लेके हम जिएंगे, देश के लिए भी मरेंगे। थैंक यू दादा। जैसा कि आपने देखा कि बड़ी धूमधाम से नेताजी सुभाष बोस का 125वां जन्म जयंती पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। अभी हम लोग आए हैं हमारे ही शहर के और आसाम के महान हस्ती विष्णु प्रसाद राभा जी के घर में, प्रांगण में, और मेरे साथ है उनके सुपुत्र तथा हमारे तेजपुर शहर के विधायक श्री पृथ्वीराज राभा जी। दादा, मैं नेताजी के विषय में आपसे 2 शब्द सुनना चाहता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बसु, the pioneer of independent movement. महात्मा गांधी जी जिस तरह अहिंसा नीति से आंदोलन किया था देश को स्वाधीन करने के लिए, उसी तरह बहुत
कष्ट करके सुभाष बसु ने भारत छोड़ के चला गया। आज़ाद हिंद फौज निर्माण किया, आज़ाद हिंद फौज शक्तिशाली की। उसका बाद वो इंग्रज का अगेंस्ट में युद्ध आरंभ किया था। ये युद्ध कहाँ से शुरू हुआ जानते हैं? ये युद्ध आरंभ हुआ शुरू हुआ जापान से लेके, जर्मन से लेके सिंगापुर तक, सिंगापुर से लेके मलेशिया तक, मलेशिया से लेके बर्मा तक, आज का जो म्यांमार बोलते हैं, म्यांमार तक। और बाद में सुभाष बसु का आज़ाद हिंद फौज आके मणिपुर, नागालैंड और असम के अपार असम के दुमदुमा जो एरिया है उस तक भी आ गया था। तो इतना सेक्रीफाइस करने वाला एक महान नेता, वीर, जिसने आज़ाद हिंद फौज जैसा शक्तिशाली एक संगठन किया था, बिन पैसे से, बिन सरकारी बाजेट से, ऐसा आदमी, ऐसा महान पुरुष हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। और आज़ाद हिंद फौज के निर्माता, देश स्वाधीन के लिए जिसने लड़ाई की थी, उसने अपना जीवन कहाँ खो दिया हम लोग को मालूम नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, इंडिया का आदमी बोलते हैं, भारत का आदमी बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा है। ये तो उम्मीद का हाँ, अभी भी जिंदा है। तो जिंदा हो या ना हो, सुभाष बोस हमारे लिए, हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए सदा महान व्यक्ति रहेगा। थैंक यू। जैसे आप लोगों ने देखा कि पूरे देश भर में हर्षो उल्लास के साथ नेताजी सुभाष जी का जन्म जयंती मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ बिंदु पे मैं अलग से बात करना चाहूँगा, जो शायद आप में से बहुतों को पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे नेताजी सुभाष बोस जन्म से एक बंगाली परिवार से थे, फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका जन्म ना ही पश्चिम बंगाल में हुआ, ना ही बांग्लादेश में, ना ही त्रिपुरा और असम में। उनका जन्म हुआ था कटक शहर में, जिनके उनकी बचपन गुजरी और बचपन की पढ़ाई लिखाई, उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई लिखाई भी वहाँ पे उनका हुआ। जैसे आपको पता है, उनका जन्म हुआ था आज के दिन 23 जनवरी 1897 को, और उसके बाद वो ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने ICS की परीक्षा दी, जो 1921 में उन्होंने क्लियर किया था। और उस ज़माने में आज की तारीख में ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो होता है वो उतना आसान नहीं था, और बहुत ही कम लोग होते थे जिनको चुना जाता था। तो इंडियन सिविल सर्विस में उनका कुल पोजीशन आया था 4th पोजीशन। लेकिन वो चाहते थे अगर भी वो मतलब कि ICS ज्वाइन कर लेते तो बहुत ही ऐश और आराम की ज़िंदगी ले सकते थे, लेकिन उसको ठुकरा कर उन्होंने देश सेवा में अपना जान निछावर कर दिया और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में एक दिक्पाल बन गए। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1935 में बना था, और उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस में इलेक्शन कराया गया 1937 में, और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जो कि गुजरात स्टेट में आता है, वहाँ पे सर्वसम्मति से नेताजी सुभाष बोस को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट चुना गया, और 1 साल उन्होंने काम किया। उसके बाद दोबारा से जब 1939 में इलेक्शन हुआ था, उस समय भी नेताजी सुभाष ने बतौर प्रेसिडेंट अपना नामांकन भरा था, लेकिन उस समय उनके अगेंस्ट में एक और भी कैंडिडेट थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। वो भी एक स्कॉलर थे और आंध्र प्रदेश से वो बिलोंग करते थे, और कुछ वोटों के व्यवधान में पट्टाभी सीतारामैया हार गए और नेताजी सुभाष की लगातार दूसरी बार जीत हुई। और उस समय गांधी जी ने एक कमेंट किया था कि द डिफीट ऑफ पट्टाभी सीतारामैया इज माय डिफीट, और इस कमेंट के बाद गांधी जी बहुत मतलब देश भर में विवादों में भी आ गए थे, क्योंकि गांधी जी के सामने दोनों ही समान थे। जैसे सीतारामैया थे, ठीक उसी तरह
सुभाष बोस भी थे, तो ऐसा पक्षपात उनको नहीं करना चाहिए था, ऐसा बहुतों का मानना है। जो भी है, ये एक इतिहास का अलग सा पन्ना है। इसके बाद शुरू होती है असली जो फ्रीडम मूवमेंट नेताजी सुभाष के द्वारा रचना किया गया था, उसका उनका आज़ाद हिंद फौज में शामिल होना। बहुत लोग कहते हैं कि INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना नेताजी सुभाष ने की थी। लेकिन असल में नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज को गठन नहीं किया था। उससे काफ़ी साल पहले ये जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर था, मतलब बहुत सारे कंट्री में हारे हुए सैनिक जो भारत से गए थे, ब्रिटिश उनको छोड़ के वहीं पे चले आए, कहीं कभी सिंगापुर, कभी मलेशिया, जर्मनी, तरह तरह कंट्री में छोड़ के आए थे। उनको संगठित करके मोहन सिंह नाम का एक व्यक्ति था, एक आर्मी का अफसर था, उन्होंने ये काम किया क्योंकि उनको भी ऐसा ही लगने लगा था कि अगर इन्हीं जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है उनके साथ मिलकर अगर हम लोग लड़ाई लड़े तो ब्रिटिश को आसानी से इंडिया से हम लोग खदेड़ सकते हैं। और क्योंकि ये जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनके साथ भी अंग्रेजों ने नाइंसाफी की थी, इसलिए उनके मन में भी बहुत आक्रोश था। और इसके चलते INA का गठन सबसे पहले मोहन सिंह जी ने किया था, और उसके बाद उसको बहुत बड़े लेवल तक जिन्होंने लेके गया उनका नाम था रासबिहारी बोस। तो रासबिहारी बोस और मोहन सिंह के द्वारा ही एक्चुअली INA का गठन किया गया। और नेताजी सुभाष करीब जुलाई और अगस्त महीने में उन्होंने INA को ज्वाइन किया 1943 को, और उसी अगस्त महीने 1948 को उनको कमांडर घोषित कर दिया गया। और वहाँ से उन्होंने स्लोगन दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम लोगों को आज़ादी दूंगा। और इसके बाद जर्मनी से जाकर उन्होंने जो स्लोगन दिया था वो आज की तारीख में पूरे भारत में बहुत पॉपुलर है, और वो नारा था जय हिंद का नारा। अभी जो दूसरी विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ था, और जो इंग्लैंड और UK और जो मित्र शक्ति थे भारत, उनके साथ समा गया था। तो उनके साथ एक लड़ाई हो रही थी जिसका विरोध नेताजी सुभाष ने किया था। उसी दौरान नेताजी सुभाष INA के गठन के बाद वो जर्मनी चले गए, और जो जर्मनी के जो लीडर है हिटलर, उनसे मुलाकात करने पहुंच गए उनके सामरिक स्थल पर। लेकिन हिटलर से भेंट होना उतना आसान भी नहीं था। तो जब हिटलर से वो मिलने पहुंचे तब एक कमरे में उनको बिठाया गया। उसके बाद हिटलर का ही सेम चेहरा लेके एक व्यक्ति हाजिर हुआ उनके सामने, लेकिन नेताजी सुभाष ने उनकी ओर गौर ही नहीं किया। उसके बाद वो शख्स चला गया। फिर कुछ देर बाद दूसरा एक शख्स आया, वो भी हिटलर अपने आप को बताने लगा और देखने में हिटलर ही था। तो उसके और भी नेताजी सुभाष ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, वो भी अंदर चला गया। ऐसे 3, 4, 5, 6 हिटलर आते रहे और चले गए। उसके बाद आखिर में एक व्यक्ति आया जो नेताजी के कंधे पर पीछे से हाथ रखा, और नेताजी उठकर खड़े हुए और हेलो हिटलर, नाइस टू मीट यू, ऐसा उन्होंने कहा। तब हिटलर चकित होकर उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं ही हिटलर ओरिजिनल हूँ। तो उसके जवाब में नेताजी सुभाष ने हिटलर से कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जो मेरे कंधे पे आके पूछे कि कैसे हो। तो उनकी इंटेलिजेंस इस तरह की थी। तो ये कहानी भी अपने आप में एक दिलचस्प है। यहाँ पर एक और सवाल खड़ा हो उठता है, जब क्षमता का हस्तांतरण हुआ, यानी कि अंग्रेज चले जाने से पहले जो क्षमता का हस्तांतरण हमारे भारतीय नेताओं के साथ किया था, जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज है प्रिजनर ऑफ वॉर। उस एग्रीमेंट के मुताबिक भारत आजाद होने के बाद भी कभी भी, मान लीजिए अभी भी अगर नेताजी सुभाष बोस लौट के आते तो उनको भारत एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उनको ब्रिटिश के या फिर अंग्रेजों के हवाले
करना पड़ेगा। हालांकि उस जमाने का भारत भी नहीं रहा और उस जमाने का इंग्लैंड भी नहीं रहा, लेकिन एग्रीमेंट आखिर एग्रीमेंट है। भारत सरकार उस एग्रीमेंट को कैंसिल क्यों नहीं करती या उसको खारिज क्यों नहीं करती, ये भी बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है। काफी कुछ घटना इसके बाद घटी और अंत में नेताजी सुभाष बोस का अंतर्धान हुआ, वो गायब हो गए और आज की तारीख तक कोई उनको ढूंढ के नहीं निकाल सके। और बताया जाता है कि एक एयर क्रैश में उनकी मौत हो गई थी और विकिपीडिया में भी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा डेथ ड्यू टू 3rd डिग्री बर्न फ्रॉम एयर क्रैश ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन उसको वो भी एक कल्पना ही है, उसको आज तक कोई सिद्ध नहीं कर सका। और जो एशेस है वो जलने के बाद जहाँ पे अनुमान लगाया गया कि ये एशेस नेताजी का है, उसको जापान में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है रेनिकोजी मंदिर, रेनिकोजी टेम्पल, उसमें रखा गया है वो एशेस को। अभी तक वहाँ पे वो सुरक्षित है। तो सवाल यहाँ पे ये उठ खड़ा होता है, उस जितने भी एशेस है उनका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया जाता, क्यों सरकारें उस जमाने से लेकर आज तक उसको डीएनए टेस्ट के लिए नहीं भेजती और ये पता नहीं लगाती कि वो एशेस सचमुच में नेताजी सुभाष का है या फिर किसी दूसरे का। तो जो भी है, इसके बाद और एक दूसरा सवाल मतलब यहाँ पे खड़ा हो जाता है। नेताजी जब गायब हुए थे उसके बाद आजाद हिंद फौज का जो बहुत बड़ा खजाना था, बहुत बड़ा, जो आज की तारीख में ये अरबों में भी, उससे भी ज्यादा हो सकता है, मैं उसका अनुमान नहीं लगा सकता, बहुत सारे कलेक्शंस थे, उन सब संपत्ति या खजानों का क्या हुआ। और उसके लिए जो 6 करोड़ रुपया देके पिछले सरकार ने शायद एक कमेटी गठन की थी, उसका भी कोई नतीजा आज तक नहीं आया। और उसके बाद कमीशन पे कमीशन बैठता गया, लेकिन कोई आज तक सिद्ध नहीं कर सके कि नेताजी सुभाष बोस की आखिर में मौत कहाँ हुई या फिर मौत हुई कि नहीं, वो जिंदा थे कि नहीं, या किस कारण से वो लौट के नहीं आए, या क्या भी कुछ सच है, वो सच आज तक उजागर नहीं हुआ। लेकिन सच उजागर हो या ना हो, नेताजी सुभाष हमारे दिल में सदैव रहेंगे, अमर रहेंगे। और आज की तारीख में बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली के इंडिया गेट में नेताजी की एक ग्रेनाइट की बहुत सुंदर मूर्ति की स्थापना की गई है। धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी ये चैनल बॉर्न टू लीड नया चैनल है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम तरह तरह के वीडियोस बनाएं और आप तक पहुंचाएं। और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।